हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज खंडेलवाल, MKW सीनियर फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा स्टडी सेंटर। आज हम बात करने जा रहे हैं जो जेई मेंस का 27 अगस्त को सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, आज हम उसकी बात करने जा रहे हैं। हमारे पास जो भी ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हैं, ये सारे के सारे मेमोरी बेस्ड हैं। मेमोरी बेस्ड का मतलब है कि हम स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बेस पर हम क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। तो जैसे अगर हम वन बाय वन इन क्वेश्चनों का डिस्कशन करें, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन को आप देखो तो हमें एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अगर हम इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालें तो देखो कैसे निकालेंगे कि यहाँ से अगर आप मान लो इसका इंटीग्रेशन करो, तो यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करो तो इंटीग्रेट हमें करना है। अच्छा, आप सबको ये बात पता है, आप लोगों ने अगर कभी पढ़ा हो तो जो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स होता है, इस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू आती है स्मॉड साइन एक्स बाई 2 एंड ये आता है प्लस कॉस एक्स बाई 2। ये टिग्नोमेट्री के अंदर अगर आप इसके अंदर इस 1 को साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और इस साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 का फॉर्मूला रिप्लेस करोगे तो ये अंदर वाला पार्ट क्या बनता है, परफेक्ट स्क्वायर। और आप जानते हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा मॉड में आती है। इसके अलावा अगर हम इसके अंदर सेकंड टर्म की बात करें तो सेकंड टर्म हमारे पास है अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो इसको भी अगर हम इससे लिखें तो यहाँ पर ये टर्म आएगी मॉड साइन एक्स बाई 2 एंड ये आएगा माइनस कॉस एक्स बाई 2। अब जनरली क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो आपको क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर मॉड हटाने के लिए कोई ना कोई कंडीशन दी जाती है। यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1 है, तो इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1 है, इसका मतलब है कि जो भी ये फंक्शन आप यूज कर रहे हो इसके अंदर x बिलोंग करेगा 0 to 1। अब सपोज करो अगर इस x की वैल्यू 0 से 1 में लाई कर रही है, अगर इस क्वेश्चन के अंदर x, जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इस 0 और इस 1 पर क्या हो रहा है, इससे हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 से 1 तक लाई कर रही है, तो अगर हम 0 से 1 में बात करें तो आपको पता है कि अगर x 0 से 1 है तो इस केस में जो x बाई 2 होगा ये 0 से हाफ आएगा, यानी इसके अंदर जो x बाई 2 की वैल्यू आएगी 0 से 1 बाई 2 आएगी। और इस 1 बाई 2 को अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करूं तो आप जानते हो कि जो 1 रेडियन होता है वो अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री होता है, तो ये लगभग 0 से 30 डिग्री आएगा। 0 से 30 डिग्री का जो इंटरवल होता है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों पॉजिटिव आते हैं। इसके अलावा फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि 0 से 30 डिग्री के अंदर अगर आप ग्राफ बना के देखो तो आपको पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा साइन थीटा से ज्यादा आती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो साइन थीटा होगा, ये जो कॉस थीटा होगा, तो इसके अंदर कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो साइन थीटा से क्या आएगी, ग्रेटर। तो अगर कॉस थीटा साइन थीटा से ग्रेटर आएगा तो इस केस में जो पहला वाला मॉड होगा ये तो प्लस से ओपन होगा। यानी अगर हम इसको लिखें तो जो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स आएगा, इस 1 प्लस साइन एक्स का मॉड अगर हम ओपन करें तो जब इसका मोड ओपन करोगे तो क्योंकि साइन थीटा एंड कॉस थीटा दोनों 0 से 30 में पॉजिटिव आएंगे, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट सम क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी पहले वाले मोड के अंदर जो टर्म है वो पॉजिटिव है, तो मोड को किससे ओपन करो, प्लस से। तो ये टर्म आ जाएगी साइन एक्स बाई 2 और प्लस आ जाएगा कॉस एक्स बाई 2। अब इसके अलावा अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें, यानी हम अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स की बात करें, अगर आप इस 1 माइनस साइन एक्स की बात करो तो क्योंकि 0 से 30 डिग्री में कॉस थीटा साइन थीटा से ग्रेटर होता है, तो यहां पर ये वाला जो मोड होगा ये मोड क्या होगा, माइनस से ओपन होगा। तो अगर आप इसे माइनस से ओपन करोगे तो ये जो टर्म आएगी ये कॉस एक्स बाई 2 एंड माइनस में क्या आएगी, साइन एक्स बाई 2। अब हम क्या करते हैं कि हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर न्यूमरेटर वाले पार्ट में दोनों को ऐड करना है। तो जब आप इन दोनों टर्म को ऐड करोगे तो यहां से जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा 0 to 1 एंड कॉट इनवर्स। तो ऊपर वाला जो पार्ट आएगा दोनों को ऐड करने पर वो आने वाला है 2 cos x बाई 2 डिवाइडेड बाय, अगर हम इसके नीचे वाले पार्ट की बात करें तो हमें अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स में से 1 माइनस साइन एक्स को माइनस करना है। तो जब आप इन दोनों पार्ट को माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो इसके जो नीचे वाला पार्ट आएगा ये 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कितना आएगा, dx। तो फाइनली क्या होगा कि क्वेश्चन के अंदर 2 से 2 कैंसिल होगा और कॉट एक्स बाई 2 आ रहा है, तो यहाँ पर जो टर्म आएगी वो आएगी 0 से 1 एंड दिस इज कॉट इनवर्स और ये आएगा कॉट एक्स बाई 2 और यहाँ आएगा dx। अच्छा, आप सबको ये बात पता है कि कॉट इनवर्स कॉट एक्स की जो वैल्यू है वो x के इक्वल आती है। तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स x के इक्वल कब आता है, जब x इसके डोमेन यानी कि 0 से पाई में लाई करता है। तो यहाँ पर जो भी x बाई 2 नंबर होगा ये नंबर 0 से 1 बाई 2 में लाई कर रहा है। तो अगर ये नंबर 0 से 1 बाई 2 में लाई कर रहा है तो 0 से 1 बाई 2 में कॉट इनवर्स कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, x। तो अगली जो हमारी स्टेप होगी उसके अंदर ये आने वाला है 0 से 1 बाई 2 एंड x dx। और अगर आप इसका इंटीग्रेट करके इसको वैल्यू पुट करोगे तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो x² बाय 4 एंड दैट इज 0 to 1 और सॉल्व करने पर ये आएगा 1/4।
तो यहां पर आप देखो तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा फाइनली वो आंसर आएगा आंसर नंबर 1। तो ये इसका आंसर है। अब जैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है जो जेईई मेंस का है, ये एक ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन का क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें करना क्या है कि क्वेश्चन में एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन गिवन है और इसके करस्पॉन्डिंग आपको x की वैल्यू 0 से पाई गिवन है, जिसके अंदर हमें इस इक्वेशन के जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है उन सारे के सारे सॉल्यूशन का सम निकालना है, जिसे क्वेश्चन में s नाम के सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया। तो चलो पहले एक काम करते हैं, हम इस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए जैसे हमारे पास लिखा हुआ है कि साइन 4x प्लस कॉस 4x एंड माइनस ये टर्म आ रही है साइन x इंटू कॉस एक्स एंड इक्वल में आपको गिवन है 0। अब आप सबको पता है कि अगर हम इसके अंदर फॉर्मूला यूज करें इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में, तो आप जानते हो कि अगर मैं इसके अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एंड माइनस में आएगा ये 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 0। मैंने क्या किया, इसके अंदर जो साइन 4 प्लस कॉस 4 है इसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस में यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लगा दी। अब बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी इसकी जो फर्स्ट टर्म आएगी, इस फर्स्ट टर्म की वैल्यू तो कंफर्म है 1 आएगी। अगली स्टेप में आप इसके अंदर एक काम और करो कि आप इसके अंदर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की जो टर्म है इसको t कंसिडर कर लो थोड़ी सी देर के लिए। तो अगर हम इसे t कंसिडर करें तो आपके सामने ये जो स्टेटमेंट बनेगा ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्या बनेगी क्वाड्रेटिक, 1 माइनस में आएगा 2t स्क्वायर एंड माइनस t0, कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक बनेगी। अच्छा, अगर आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें तो आप यहां से देखो t इक्वल -1 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, या पहले से आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 0 आ रहा है। तो यहाँ पर इसके रूट आएंगे एक तो -1 और एक हाफ, यानी इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो ये जो t की वैल्यू आएगी माइनस एंड हाफ आएगी। अब अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो t की जगह, तो अगर हम इस sin x इंटू कॉस एक्स इक्वल t में t की वैल्यू को -1 और 1/2 से रिप्लेस करें तो अगली स्टेप में देखो ये क्या बनने वाला है। आपके सामने जो नेक्स्ट स्टेप आएगी उस नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये क्या होगा कि स्टेटमेंट आ जाएगा दैट इज sin x इंटू कॉस एक्स आ जाएगा -1/2। अब सपोज करो अगली स्टेप में आप इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाइड करो, तो 2 से मल्टीप्लाइड करने पर ये टर्म आएगी दैट इज 2 sin x एंड cos x आएगा -2.5। आप सबको पता है कि 2 sin x cos x sin 2a का फॉर्मूला होता है। तो अगर आप इसके अंदर sin 2a का फॉर्मूला यानी sin 2x को -2 and 1 लिखोगे, अब -2 तो रिजेक्ट होगा क्योंकि sin थीटा की वैल्यू कभी भी -2 नहीं आती, sin थीटा की रेंज होती है -1 से 1। अब अगर मान लो sin थीटा 1 आ रहा है तो हम यहाँ से इसका जनरल सोल्यूशन लिखें तो इसका जनरल सोल्यूशन आएगा 4n + 1 π/2। अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन पढ़ी हो तो sin थीटा अगर 1 होता है तो थीटा की जनरल वैल्यू आती है 4n + 1 π/2। फर्दर अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो ये आएगा 4n + 1 π/4। अच्छा, हमें इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ डिस्कशन करना है 0 से कहां तक, π/4। क्वेश्चन में जो आपको इंटरवल दे रखा है वो 0 से π/4। तो आपको अगर इस 0 से π/4 के अंदर जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है निकालना है तो आप इस जनरल सॉल्यूशन के अंदर n की वैल्यू रखो। अगर हम इसके अंदर n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो सबसे पहले जो पॉसिबिलिटी आएगी वो आएगी π/4। अगर आप इसके अंदर n की वैल्यू 1 रखोगे तो जो 5 π/4 नंबर आएगा वो नंबर एक्चुअली इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा। इसके बाद अगर आप n की वैल्यू 1 से ज्यादा या -1 से कम पुट करोगे या -1 पुट करोगे तो जितने भी सॉल्यूशन आएंगे वो सारे के सारे इसमें लाई नहीं करते। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो पॉसिबल सॉल्यूशन है वो सिर्फ π/4 है। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि जो s है ये s रिप्रेजेंट कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में s की वैल्यू आएगी वो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4। ये इस क्वेश्चन में s की वैल्यू जाएगी। अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे एक्चुअल में पूछा क्या है, अगर आप देखो तो क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है 8s/π/4। तो अगर हम इसके अंदर s की वैल्यू को π/4 पुट करेंगे तो हमारा जो फाइनली आंसर आने वाला है, अगर हम इसके अंदर s की वैल्यू को π/4 पुट करेंगे तो π/4 पुट करने पर देखो आपका आंसर क्या आने वाला है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि 8s = π/4, दिस इज 8/π इंटू π/4 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2। तो यहाँ पर आप देखो पीछे आपका जो क्वेश्चन आ रहा है इस क्वेश्चन में आप देखो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा 2। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ जाएगा। अब देखो हमारे पास जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिमिट का क्वेश्चन है, इनफाइनाइट लिमिट का। आपको क्वेश्चन के अंदर एक इनफाइनाइट लिमिट दे रखी है जिसकी वैल्यू b के इक्वल है और फाइनली आपसे पूछा है कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू निकालनी है किसकी। अच्छा, यहाँ पर ये जो b आएगा एक्चुअली ये b यहाँ आएगा, थोड़ी सी टाइपिंग एरर है। तो फाइनली जो क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी
एंड अंडर रूट में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस के ए एक्स, ये क्वेश्चन है। और हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन की जो वैल्यू आएगी वो एक फाइनाइट वैल्यू भी आने वाली है। अब यहां से आप एक बार नोटिस करो कि अगर आप इसके अंदर देखो तो इस क्वेश्चन की जो नेचर है वो है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। हमें पता है कि जब भी हमारे पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का क्वेश्चन आता है तो इसके लिए डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं होता, आपको इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है 0 बाय 0 में। तो मैं इसे 0 बाय 0 में कन्वर्ट करने के लिए, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ। रैशनलाइज का मतलब है कि आप इसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ए एक्स से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो ये टर्म आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ए एक्स, और इसकी राइट हैंड साइड कितनी आने वाली है, बी, ऐसा आ जाएगा। अब इसके अंदर अगर आप इसके अंदर a माइनस बी एंड a प्लस बी को मल्टीप्लाइड करोगे तो मल्टीप्लाइड करने पर आपके सामने ये आएगा लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस में आएगा ax का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय नीचे वाला जो पार्ट आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस में कितना आएगा ax, और ये आएगा किसके इक्वल, b के। अच्छा, जब क्वेश्चन में इनफाइनाइट लिमिट होती है तो इनफाइनाइट लिमिट का जो आंसर है वो फाइनाइट तभी आता है जब इसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो टर्म होती है उनकी डिग्री सेम होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम इसको थोड़ा सा मैनेज करें तो यहां पर अगर आप इसको मैनेज करोगे तो ये क्वेश्चन बनने वाला है लिमिट एक्स टेंडिंग इन्फिनिटी। अगर हम इसके न्यूमरेटर वाले पार्ट को देखें तो इसके अंदर जो एक्स स्क्वायर की टर्म है, इस एक्स स्क्वायर की टर्म को अगर आप लिखोगे तो ये 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ रहा है माइनस एक्स प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय नीचे जो इसका पार्ट आएगा ये आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस आएगा ए एक्स दैट इज बी। तो यहां पर क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट लिमिट है तो यहां पर अगर आप नीचे वाले पार्ट से हाईएस्ट पावर कॉमन लोगे तो वो हाईएस्ट पावर क्या आएगी, एक्स। तो अगर आप चाहते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर कोई फाइनाइट वैल्यू बी आ जाए तो सबसे पहली कंडीशन इस क्वेश्चन में क्या होगी कि 1 माइनस ए स्क्वायर 0 होना चाहिए, यानी ए की जो पॉसिबल वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1, यानी इस क्वेश्चन के अंदर अगर ये टर्म 0 होगी ना तभी ये पॉसिबल है कि इसका जो आंसर है वो कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए। तो फाइनाइट वैल्यू अगर आप लाना चाहते हो तो फाइनाइट वैल्यू के लिए ऊपर और नीचे वाले पार्ट की डिग्री क्या आना चाहिए, सेम। अब अगर मान लो हम इसके अंदर a की वैल्यू को प्लस माइनस मानकर इस क्वेश्चन को आगे अप्रोच करें तो अगली स्टेप में देखो ये क्वेश्चन क्या बनने वाला है। हमारे पास जो क्वेश्चन का पार्ट बचेगा इसके अंदर आएगा लिमिट एक्स टेंडिंग इन्फिनिटी, ऊपर आएगा माइनस एक्स प्लस 1 एंड नीचे वाली जो टर्म आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यहां पर आ रहा था हमारे पास ए एक्स एंड इक्वल आएगा बी, ऐसा आ जाएगा। अब जो इनफाइनाइट लिमिट है, इस इनफाइनाइट लिमिट का जो बेसिक कांसेप्ट होता है वो ये होता है कि आपको ऊपर और नीचे से जो भी एक्स की हाईएस्ट पावर है वो कॉमन लेनी। तो अगर मैं इसके अंदर एक्स की हाईएस्ट पावर को कॉमन लूं तो ऊपर से अगर आप एक्स कॉमन लोगे तो ये 1 बाय एक्स माइनस 1 आएगा, और नीचे से अगर आप एक्स कॉमन लोगे तो एक्स कॉमन लेने पर देखो जब आप इस अंडर रूट वाली टर्म में से एक्स स्क्वायर को कॉमन लोगे तो बाहर मॉड एक्स में आएगा, और अगर एक्स की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है तो मॉड एक्स कितना होता है, एक्स। तो उस केस में अगर हम इसके अंदर से x कॉमन ले लें तो ये टर्म आएगी 1 माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और यहां पर आने वाला है a एंड दैट इज कितना आएगा b। तो यहां पर क्या होगा, x से x कैंसिल होगा। अगर हम इसके अंदर x को x से कैंसिल कर दें और आप इसके अंदर लिमिट पुट कर दो तो लिमिट पुट करने पर फाइनली इसकी जो वैल्यू आ रही है वो माइनस के 1 अपॉन a प्लस 1 और इक्वल b आ रही है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में a की दो पॉसिबल वैल्यू, एक तो -1 और +1। आपको पता है कि -1 पर तो यहाँ पर जो b आएगा वो डिफाइंड ही नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन में a -1 नहीं हो सकता। तो a -1 नहीं होगा तो यहाँ से अगर आप a को 1 लोगे तो b की वैल्यू आएगी -12। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में जो a की वैल्यू आएगी वो तो आएगी 1 और b की वैल्यू आएगी -12। अब अगर हम इसके अंदर पीछे जाकर देखें कि हमारा क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है 2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 1। तो अगर आप इसके अंदर a की वैल्यू को 1 और b की वैल्यू को -1/2 पुट करोगे तो अल्टीमेटली यहां से देखो आंसर क्या आने वाला है, ये आ जाएगा 2 इंटू a को 1 और b को -1/2 पुट करो तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा। तो यहां पर आप देखो इस क्वेश्चन में जो फोर्थ ऑप्शन है, ये फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर एक पॉइंट आपको दे रखा है -1, 2, 3, और ये जो प्लेन पॉइंट है इसकी इस प्लेन में जो इमेज है वो क्यू है। तो मान लो सपोज करो आपके पास इस तरह का कोई प्लेन है, प्लेन की क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में गिवन है x प्लस वाई एंड -z, ये आएगा -3 = 0, और क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट दे रखा है जिसे P नाम का पॉइंट मान लेते हैं, ये है -1, 2 एंड 3। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि जो भी ये पॉइंट होगा ना, अगर आप इस पॉइंट की इस प्लेन में क्या निकालोगे, इमेज, तो ये इमेज क्वेश्चन में Q से डिनोटेड है।
अब मान लो अगर हम इस Q को फाइंड करें तो आपको पता है कि वेक्टर 3D के चैप्टर में इमेज निकालने का हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है। तो अगर मैं इसके अंदर सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दूं तो फॉर्मूले से आएगा x माइनस माइनस 1 और अपॉन आएगा a, फिर आएगा y माइनस 2 अपॉन कितना आएगा b एंड z माइनस आएगा 3 एंड अपॉन में आएगा माइनस 1। इसके अलावा यहाँ पर आता है माइनस के 2 और जो भी ये डेटा है माइनस 1, 2 और 3 इसके अंदर पुट करोगे तो ये आएगा माइनस 1 दैट इज प्लस 2 एंड माइनस 3 डिवाइडेड बाय ये आएगा a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर एंड प्लस में आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर। ये इसके डेटा आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि इसके अंदर फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने पर यहां से जो भी एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी ना, वो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्यू को रिप्रेजेंट करेगी। तो जो भी ये क्यू पॉइंट आएगा मैं डायरेक्ट लिख दूं तो मेरे हिसाब से ये जो क्यू पॉइंट आने वाला है, ये क्यू पॉइंट आपको मिलेगा इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने के बाद 7/3 एंड 16/3 एंड -1/3। ये मेरे हिसाब से इसे सॉल्व करने के बाद जब आप इस कैलकुलेशन करोगे ना, फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट को इक्वेट करके एक्स वाई जेड निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये आएगा। खैर, अब जो भी ये पॉइंट आएगा, इसके बाद क्वेश्चन में ये कहा गया आपसे कि आपके पास एक पॉइंट दे रखा है 3 बीटा और आपसे कहा गया है कि जो 3 बीटा पॉइंट है ये पॉइंट इस प्लेन में लाई कर रहा है। तो S इज ए पॉइंट ऑन दिस प्लेन, यानी इस प्लेन के अंदर एक पॉइंट आपको दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चन में गिवन है 3, 2 एंड बीटा। तो आप सबको ये बात पता है कि जब कोई पॉइंट किसी प्लेन में लाई करता है तो वो 100% प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसके अंदर प्लेन को सेटिस्फाइड कराएं तो इस 3, 2 बीटा को प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाइड कराओ तो यहाँ से ये टर्म आएगी 3 + 2 माइनस बीटा माइनस 3 0। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ से बीटा 2 आ रहा है। तो जब आप इसके अंदर बीटा की वैल्यू 2 पुट करोगे तो अल्टीमेटली जो ये पॉइंट आएगा S, इस S के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास कितने, ये आएगा 3, 2 एंड 2। तो आपके पास जो भी पॉइंट आएगा S, इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 3, 2 एंड 2। अब हमें फाइनली करना क्या है कि जो पॉइंट Q है और पॉइंट S है, इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मुझे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मुझे लेंथ सेगमेंट QS स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। तो अगर मान लो मैं यहां से QS का स्क्वायर निकालूं, QS के स्क्वायर का मतलब है कि पॉइंट Q और पॉइंट S के बीच में क्या लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला। आप सब जानते हो डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायर रूट में आता है। तो जैसे मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा। तो ये जो टर्म आएगी, ये टर्म आएगी 7/3 एंड दैट इज -3 स्क्वायर प्लस ये आएगा 16/3 और ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर एंड ये आ जाएगा -1/3 और माइनस में आएगा 2 स्क्वायर। ये इसकी टर्म आ जाएगी। अब आप क्या करना, इस टर्म को कैलकुलेट करोगे। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो जहां तक मुझे पता है ये इसका वैल्यू आएगी 17, यानी जब आप इससे QS स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो ये रिजल्ट आपका 17 आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड आएगा। अब देखो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर एक पैराबोला दे रखा है। अगर हम इस पैराबोला को स्केच करें तो आपके पास कुछ इस तरह का पैराबोला होगा कि ये मान लेते हैं y = 2 की लाइन है, ये y = 2 की लाइन है एंड दिस इज x = 1। ये x = 1 की स्ट्रेट लाइन है और ये इस पैराबोला की वर्टेक्स है 1,2। आपसे क्वेश्चन में एक पैराबोला दे रखा है इस तरह का, तो मान लेते हैं इस तरह का ये पैराबोलिक ग्राफ है, ये पैराबोला है। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक कर्व है पैराबोलिक शेप का और इफ द टेंजेंट इज ड्रॉन टू द कर्व P एट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज V, यानी हमें क्या करना है, इस पैराबोला पर एक पॉइंट लेना है P नाम का और इस P पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट, ये आपको दे रखा है। अब जो भी इसकी एब्सिसा यानी x कोऑर्डिनेट होगा तो जाहिर सी बात है जो भी ये पॉइंट होगा इस पैराबोला को सेटिस्फाइड करेगा। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो पॉइंट होगा इसका x कोऑर्डिनेट यानी कि इसकी एब्सिसा निकालते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो पैराबोला की इक्वेशन है इसके अंदर आप y को 3 पुट करो। तो सपोज करो अगर आप इसके अंदर y को 3 पुट करोगे तो आपके सामने यहां से आएगा 3 - 2 का स्क्वायर एंड x - 1। तो सॉल्व करने के बाद x की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आएगी, 2। यानी जो भी ये पॉइंट P होगा इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट आएंगे 2, 3। अब अगली स्टेप में आपसे क्या कहा गया है कि आपको इफ ए टेंजेंट इज ड्रॉन, तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट P पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो मान लो इस तरह की एक टेंजेंट होगी जो हमें ड्रॉ करनी है। तो अगर मुझे इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो आप जानते हो किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है, पॉइंट एंड स्लोप। तो यहां पर अगर मैं इस P पॉइंट पर इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालें, इसके लिए 2 मेथड है।
एक तरीका तो ये है कि अगर आपको पैराबोला के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी है तो पैराबोला की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर को xx1 वाई स्क्वायर को y1 इस तरह का कंसेप्ट होता है। और अगर आप इसके अंदर डिफरेंशिएशन का यूज करो तो इसकी स्लोप निकालने के लिए आप क्या करो, इस कर्व को डिफरेंशिएट करो 0.2,3 के अबाउट। तो मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन यूज कर रहा हूँ। तो जो भी मेरे पास ये कर्व है, कर्व हमारे पास है y-2 का स्क्वायर एंड दैट इज x-1। हम क्या करते हैं, इस कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर आप इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो y-2 का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2y-2, ये आएगा 2 एंड y-2। इसका जो भी डिफरेंशिएशन आएगा वो कितना आ रहा है, ये आएगा 2y-2 और ये आ जाएगा कितना dy/dx एंड राइट हैंड साइड में आ जाएगा कितना 1। हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया तो y-2 के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय y-2 और उसके बाद dy/dx। तो यहां से अगर आप dy/dx को कैलकुलेट करोगे तो ये जो dy/dx आएगा इसकी वैल्यू आएगी 1/2 एंड y-2, ये इसकी वैल्यू आ रही। अब अगर हम इसके अंदर स्लोप निकालें, किसकी स्लोप निकालें, टेंजेंट की स्लोप। तो टेंजेंट की स्लोप अगर आपको निकालनी है तो आप यहां पर m निकालो, यानी कि dy/dx की वैल्यू निकालो 0.2,3 के अबाउट। तो जब आप इसके अंदर पुट करोगे तो ये 1 बाय क्या आ जाएगा 2, यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। अगर हम इसके अंदर 2,3 पुट करेंगे तो जब आप इसके अंदर y को 3 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू 1/2 आएगी। यानी जो भी ये लाइन होगी, इस लाइन की जो स्लोप आएगी वो स्लोप कितनी आएगी 1/2। अब फाइनली मुझे क्या करना है कि सबसे पहले मुझे इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी। अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड करूं नेक्स्ट पेज पर, तो देखो हमारे पास जो टेंजेंट आएगी, अगर हम इस पैराबोला में टेंजेंट निकालें, टेंजेंट हमें निकालनी है एट 2,3। तो यहाँ पर जो टेंजेंट आएगी वो आएगी y-3 एंड दैट इज 1/2 एंड x-2। अगर आप इस टेंजेंट की इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करो तो सिंप्लीफाइड करने पर अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो ये आने वाली है x-2y और इसके अलावा ये कितना आएगा, प्लस आएगा 40। ये टेंजेंट की इक्वेशन आएगी। अब अगर हम इस टेंजेंट की इक्वेशन को पीछे डायग्राम में मार्क करें, तो अगर आप इस टेंजेंट की इक्वेशन को पीछे डायग्राम में मार्क करो तो हमने देखा कि ये जो टेंजेंट आ रही है, ये टेंजेंट हमें मिलने वाली है कितनी, x-2y और प्लस 4 0। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ रही थी आगे, x-2y प्लस 4 = 0। तो ये टेंजेंट आ रही। अब आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है कि आपको एरिया निकालना है, देन द एरिया बिटवीन द टेंजेंट कर्व एंड द एक्स एक्सिस। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये वाला एरिया पूछा है जो मैं आपके सामने शेडेड कर रहा हूं, ये वाला हमारा एरिया है। यहां पर आप देखो ये एरिया 3 कर्व से बाउंडेड है, एक तो है टेंजेंट, एक आपकी लाइन है एक्स एक्सिस और एक आपका कर्व यानी कि पैराबोला है। अब यहां पर आप जानते हो एरिया निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम एरिया एक्स एक्सिस से निकालते हैं, हम एरिया वाई एक्सिस से निकालते हैं। तो जब भी हम एरिया वाई एक्सिस से निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर फॉर्मूला यूज करते हैं राइट माइनस लेफ्ट। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो पॉइंट है मेरा, ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट कितना आएगा 3। तो हम इसको वाई एक्सिस के अबाउट एरिया निकाल रहे हैं। तो जो रिक्वायर्ड एरिया हमारा आएगा, वो रिक्वायर्ड एरिया अगर हम निकालें तो वो एरिया आएगा, लिमिट आएगी y0 से एंड y3 तक और ये आएगा x1 माइनस x2 और ये टर्म आएगी dy। ये एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बिटवीन 2 कर्व। अब यहां पर y0 से y3 तो रहेगा। अब इसके अंदर जो x1 होता है ना, ये x1 और x2 होते हैं राइट और लेफ्ट। राइट और लेफ्ट का क्या मतलब है कि अगर आप पीछे जाओ तो आप देखो कि y डायरेक्शन में 0 से 3 तक जहां पर मैं स्टैंडिंग हूं तो मेरे राइट साइड कौन सा कर्व है, पैराबोला। तो आपको इस पैराबोला से क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी। अगर आप इस पैराबोला से x की वैल्यू निकालोगे तो यहां से आप देखो इस पैराबोला से x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू पैराबोला से आ जाएगी कितनी, पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, y-2 का स्क्वायर। तो x आ जाएगा y-2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस। इसके अलावा अगर हम इसके अंदर x2 समझे तो x2 का मतलब स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप इस स्ट्रेट लाइन से x की वैल्यू निकालो तो यहां से ये वैल्यू आने वाली है 2y एंड -4 एंड d, ये आएगा पूरी की पूरी, इसका इंटीग्रेशन कर दो dy। अब हमें फाइनली क्या करना है कि हमें कुछ नहीं करना, जो भी ये इंटीग्रेशन है इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लो। आप सबको ये बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन करके अगर आप लिमिट रखोगे तो लिमिट रखने पर जो भी हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, तो पीछे देखो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आ रहा है, क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है 9। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर 9 आ जाएगा। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन जो पार्ट है ये कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, ये कोई भी स्टूडेंट इजी वे में कर सकता है। जिसको एक बेसिक इंटीग्रेशन भी आता हो तो वो इसका इंटीग्रेट करो। तो इसे इंटीग्रेट करके लिमिट रख के देखो 9 आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, ये चेक करो।